हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, योर मेंटर फॉर टुडे सेशंस। और आज हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक कोड में किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जेनेटिक कोड हम लोग कहते किसको हैं। तो देखो, द रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। ओके, तो इस जेनेटिक कोड को डिसिफर करने में बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन देर आर 3 or 4 पीपल्स हुज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नोटेबल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है नारनबर्ग। तो नारनबर्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने सबसे पहले एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी कर सकें, ठीक है ना। और बाद में उन्होंने एक सिंथेटिक आरएनए बनाया और सिंथेटिक आरएनए की मदद से स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो इस दरमियान उन्होंने ये देखा कि यदि पॉली यू हो तो फिनाइलएलेनिन बनता है, यानी यू के बहुत सारे, यानी यूरिडीन के बहुत सारे सीक्वेंस हो। सिमिलरली पॉली ए के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हो तो लाइसिन बनता है, पॉली सी से प्रोलीन बनता है। ओके, तो एक तरह से होमोपॉलीमर से क्या क्या अमाइनो एसिड्स कोड हो रहे हैं, ये सबसे पहले नारनबर्ग ने देखा था। बाद में हरगोविंद खुराना साहब ने एक आरएनए की सिंथेसिस की, आर्टिफिशियल आरएनए बनाया, और उनके आरएनए के अंदर में होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर दोनों था। होमोपॉलीमर बोले तो उसका क्या मतलब है, जैसे ए बोले तो होमोपॉलीमर है, लेकिन मान लो इसके में हम कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस को हम लोग ऐड कर दें, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे, राइट। तो हरगोविंद खुराना साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को के द्वारा जितने भी अमाइनो एसिड कोड किए गए उन सबको स्टडी किया, और बाद में ये सभी को स्टडी करने के बाद किस कोड से कौन सी अमाइनो एसिड कोड होती है, इस पे हरगोविंद खुराना साहब ने काम किया। 1968 में नारनबर्ग, हरगोविंद खुराना एंड हॉले, जिन्होंने टीआरएनए पे काम किया था, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। ओके, चलो, तो आज हम लोग जेनेटिक कोड के नेचर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो, जेनेटिक कोड का नेचर क्या होता है। जेनेटिक कोड हम लोग कहते हैं कि ये ट्रिपलेट है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, राइट। इसके अंदर में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, और जो कोड है वो नॉन एम्बिगुअस है, राइट। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। वन बाय वन ये सभी फीचर्स की, सभी नेचर्स के को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलो ट्रिपलेट नेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, द क्रेडिट टू आइडेंटिफाई और टू गिव अ हिंट दैट द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट एक्चुअली गोज टू जॉर्ज गैमो। ओके, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि देखो, यदि 4 न्यूक्लियोटाइड है तो, और हम लोग ये मान लें कि एक न्यूक्लियोटाइड एक को कोड करता है, तो 4 ही कोडोन पॉसिबल है। उसी तरह से यदि हम लोग 2 मान लें, ओके, तो यदि हम लोग 2 मानेंगे तो क्या होगा, टोटल ऑल टुगेदर से कितने कोडोन, 16 पॉसिबल है। लेकिन टोटल अमाइनो एसिड्स तो 20 है, तो ये 16 कोड से तो काम नहीं चलेगा, राइट। लेकिन यदि हम 3 लेटर का यदि हम लोग कोड मान लें तो ये 64 है, ओके, और ऑल टुगेदर हमें मालूम है कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स, तो ये इसको इसमें थोड़ी कोलिनियरिटी या इसमें थोड़ा सामंजस्य दिखता है। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, इसके बारे में संकेत सबसे पहले जॉर्ज गैमो साहब ने दिया था। ओके, सो कुल मिला के हम क्या जाने यहाँ पे कि जेनेटिक कोड जो है वो 3 लेटर का बना होता है, राइट। चलो दूसरा देखते हैं, कोडोन सा यूनिवर्सल। तो कोडोन सा यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो कोडोन का सिस्टम है वो एक क्रॉस ऑल स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, राइट, बैक्टीरिया हो, हर एक जगह एक ही रहता है। तो जब एक ही सिस्टम ऑफ कोडोन हर एक अक्रॉस ऑल द स्पीसीज सेम अमाइनो एसिड्स को कोड करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन सा यूनिवर्सल, है ना। दूसरा हम लोग बोलते हैं कोडोन सा नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि यदि 3 कोडोन है तो 3 कोडोन जो है उसके बाद एक दूसरा कोडोन आ जाएगा, वो एक दूसरे अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा, राइट। जैसे आप यहां देखो, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, सो दिस इज अ कोडोन 1,
codon 2, right? Codon 3. So these are the non-overlapping codon. Okay. So these are one codon. Okay. These are the two codon. These are the third codon and so on. Okay. लेकिन मान लो यदि हम लोग कोडोन ओवरलैपिंग मान लें तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा? जैसे ATG एक कोडोन हो गया, राइट? TGC दूसरा कोडोन हो गए, CAT तीसरा कोडोन हो गया, राइट? ATT चौथा कोडोन हो गया. ओके. तो इस तरह से ओवरलैपिंग कोडोन हो जाता है. ठीक है ना? लेकिन एक्चुअली कोडोन्स नॉन ओवरलैपिंग होता है. तो ये हमें पता कैसे चला? ये पता हमें ऐसे चला कि यदि हम लोग टोटल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को देखें किसी भी एक कोडोन में या mRNA में या DNA में, और नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स इन एनी पॉलीपेप्टाइड देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे? दोनों में सामंजस्य है. कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो किसी DNA के अंदर में 90 न्यूक्लियोटाइड है, तो कोडोन कितने होंगे? 30. तो इस 90 न्यूक्लियोटाइड से कितने अमाइनो एसिड्स बनेंगे? 30, राइट? यदि कोडोन ओवरलैपिंग होता तो 30 से बहुत ज्यादा बनना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, राइट? सो देयर इज अ परफेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज फॉर्म. दैट्स व्हाई वी से दैट कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग. ओके. इसका एक ही एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन कौन सा है? दैट इज 5174. 5174. इसमें कोडोन्स जो होते हैं, यहां पे कोडोन्स आर ओवरलैपिंग. Okay, so you remember this. This is the only exceptions, right? Now let's talk about codons are degenerate. Now what is the meaning of degenerate? We know very well that one amino acid can be coded by more than one codon. Okay. So why it is so? Because it is very obvious that there are 20 amino acids. But what is the total number of codon? The total number of codon is 64. Out of 64, 3 is a nonsense codon. So we can say 61 sense codon. Okay? तो ये बात तो ऑब्वियस है कि एक एमाइनो एसिड्स के एक से ज्यादा कोडोन होंगे. तो जब भी एक एमाइनो एसिड्स के एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा वो कोड किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन सा डीजेनरेट. और डीजेनेरेंसी ऑफ कोडोन को कैसे एक्सप्लेन किया गया? तो उसको वुबल हाइपोथेसिस से क्रिक साहब ने एक्सप्लेन किया था. चलो उसको समझते हैं. देखो ये क्या होता है. जैसे मान लो यहां पे एक आपको आरएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? आप हमेशा याद रखो, कोडोन्स आर ऑलवेज रेड इन 5' to 3' डायरेक्शंस. ओके. सो कोडोन को हम लोग इस डायरेक्शंस में रीड करेंगे, राइट? लेकिन यदि हम लोग एंटी कोडोन बोलें तो एंटी कोडोन्स आर ऑलवेज रेड इन 3' to 5'. ओके. सो कोडोन्स आर रेड इन दैट डायरेक्शन. ठीक है ना? तो आप देखो, ये ऊपर वाला कोडोन था, ये नीचे वाला एंटी कोडोन है, और इनका ये पोजीशन, इसको हम लोग वुबल पोजीशन कहते हैं. सो हम लोग कह सकते हैं कि कोडोन का 3' का एरिया और एंटी कोडोन का 5' का एरिया वुबल पोजीशन है, राइट? सो इस वुबल पोजीशन पे कुछ अनयूजुअल बेस पेयरिंग होती है. लेट्स हैव अ लुक. So third base of codon and fifth base of anticodon is the wobble position, we have already say. तो अभी यहां पे एग्जाम्पल में आप देखो, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि AGC इज ए कोडोन, और इसके कारण जो इसकी एंटी कोडोन है UCG है, और UCG किसको कोड कर रही है? सेरिन को कोड कर रही है. बट ये थर्ड पोजीशन वोबल पोजीशन है, दैट इज C और G वाली पोजीशन ये वोबल पोजीशन है. ओके. तो इसके कारण क्या होगा कि एज वी हैव डिस्कस दैट देयर इज गोइंग टू हैव अनयूजुअल बेस पेयरिंग इन द थर्ड पोजीशन. इस पोजीशन पे अनयूजुअल बेस पेयरिंग होगी. ओके. तो अनयूजुअल बेस पेयरिंग के कुछ नियम है. फॉर इंस्टेंस, यदि बेस इन कोडोन U या C है तो बेस इन एंटी कोडोन G होगा. ओके. सिमिलरली यदि एंटीकोडोन बेस जो है वो C है तो G से कोड करेगा, A है तो U से कोड करेगा, और यदि U है तो A और G दोनों में से किसी से भी कोड कर सकता है. ओके.
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इस एंटीकोडोन के लिए 2 कोडोन हो गए। कैसे? तो पहले वाले के लिए हमारा कोडोन क्या था? AGC, दिस वॉज फॉर द सेरीन, राइट। लेकिन यहां पे अनयूजुअल बेस पेयरिंग होने के कारण G के साथ यहां पे U पेयर कर लिया। ओके, तो ये serine is going to be coded by the 2 possible codon, one AGC and second AGU। दोनों ही एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, उसको हम लोग सेरीन बोल रहे हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर दैट ड्यू टू वूबलिंग व्हाट हैपेंस दैट द codon become degenerate. As we can see over here that serine is coded by the 2 codons, one is AGC and second is AGU, right? चलो बात करते हैं कोडोन सा अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस बोले तो उसका क्या मतलब है कि वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि स्पीसीज ए में वो कोई और को एमिनो एसिड्स को कोड करने लगेगा, स्पीसीज बी में कुछ और करने लगेगा, ऐसा नहीं है। कोडोन्स आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस। ओके, एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? जीयूजी। जीयूजी को हम लोग एम्बिगुअस कोडोन मानते हैं। क्यों मानते हैं जीयूजी को एम्बिगुअस? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो जीयूजी यदि जो पूरा का पूरा डीएनए का चेन है या जेनेटिक कोड का चेन है उसमें बीच में पाया गया तब तो वो वैलिन कोड करता है। ओके, लेकिन यदि मिड पोजीशन पे है, यदि इनिशियल पोजीशन पे है तो वो मिथ्योनिन के यानी वो इनिशिएटिंग कोडोन की तरह भी काम करता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग जीयूजी को हम लोग एम्बिगुअस कोडोन कहते हैं। ओके, सो हैव अ लुक एट some of the important other features of the genetic code। तो हम क्या जानेंगे कि all amino acid except methionine and tryptophan are specified by more than one codon। okay, that means AUG केवल methionine को कोड करती है और UGG केवल और केवल tryptophan को कोड करती है। तो UGG को हम लोग कह सकते हैं नॉन डिजेनरेट, राइट। leucine, serine, arginine, these are coded by as many as 6 different codons। Isoleucine has 3 codons and UAA, UAG, UGA are stop codons, right? So this is about the genetic code. You can see the genetic code over here. So this is the first letter, this is the third letter, and by the mid letter you can select anybody, and accordingly the one particular amino acid is going to be coded. For instance, U, and U, this is going to code phenylalanine. Similarly, UUC is also going to code phenylalanine. Accordingly, all this amino acids has been, all this genetic code has been deciphered, right? So this is all what I have to discuss as far as the genetic code is concerned. Okay, thank you.